अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज मेहदीन और ये है पार्ट वन में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सेक्शन वन सेक्शन टू आपको किस तरीके से एग्जाम में लिखना है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे सेक्शन थ्री, क्योंकि सेक्शन वन और सेक्शन टू कंप्लीट कर चुका हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जाके देखिए, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। तो सेक्शन थ्री में जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आंसर आने के बाद भी हम को ये लगता है कि हम आंसर भूल चुके हैं और ये लगता है कि हम आंसर अपने को याद नहीं है। हालांकि आपने वो आंसर को अच्छी तरीके से पढ़ा है, आपको याद भी है, लेकिन आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एग्जाम में, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछा जाएगा एग्जाम में। लिस्ट आउट द रिक्वायर्ड मटेरियल और मटेरियल्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर टू द एक्सपेरिमेंट सॉरी टू नहीं इन द एक्सपेरिमेंट इन द एक्सपेरिमेंट इन द एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। वेरीफाई ओम्स लॉ, एक बात याद रखें, वेरीफाई ओम्स लॉ और या तो V/I इज कांस्टेंट। ये एग्जाम के लिए दोनों हिंट है। कौन से हिंट है? ओम्स लॉ अगर एक्टिविटी अगर दिख रहा है आपको, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बोल के दिखाई दिया, एक्सपेरिमेंट बोल के बोला, तो लैब एक्टिविटी है सेक्शन थ्री में। ओम्स लॉ अगर दिखाई दिया, V/I इज कांस्टेंट दिखाई दिया, तो समझ जाओ कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वही एक्टिविटी करना है। अब इस एक्टिविटी में करना क्या है? सबसे पहले आपको लिखना है एम। ठीक है, एम लिखना है। तो अपन आंसर लिख लेंगे इधर और एम लिखेंगे। अपना एम क्या है? टू प्रूव दैट V/I इज कांस्टेंट। कांस्टेंट नथिंग बट यही तो बोलता ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। ठीक है, V/I इज कांस्टेंट नथिंग बट ओम्स लॉ बोलता है ये। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें कौन से मटेरियल्स को अपने को यूज करना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती, वो इसमें लिखने वाले हैं अपन। मटेरियल्स, एक तो अपने को जरूरत पड़ने वाली है बैटरी। ठीक है, बैटरी जिसको अपन बोलते सेल्स। उसके बाद अपने को जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे अमीटर की, अमीटर। उसके बाद उसकी जरूरत पड़ने वाली है वोल्ट मीटर, अमीटर के बाद वोल्ट मीटर। उसके बाद आयरन, आयरन का एक वायर होना है अपने को। उसके बाद की, उसी को की नथिंग बट उसको अपन स्विच भी बोल सकते हैं। और क्या होना अपने को? कनेक्टिंग वायर्स होना है। क्या होना है? कनेक्टिंग वायर्स। ये सारी चीजें हैं। क्या क्या बोला मैं मटेरियल्स रिक्वायर्ड में? बैटरी नथिंग बट सेल्स, अमीटर कई के लिए अमीटर, करंट को मेजर करने के लिए, वोल्ट मीटर वोल्टेज मतलब वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, अमीटर मतलब करंट मेजर करने के लिए, आयरन का वायर, की ऑन ऑफ करने के लिए, कनेक्टिंग वाइट्स। ठीक है, ये सब कुछ अपने को होना है। अब प्रोसीजर में क्या करना है वो देखेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर लिख लेंगे यहाँ पे, या डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे पहले। ठीक है, डायग्राम में करना क्या है आपको वो देखो। क्या कर रहा हूँ आपको देखना है, डायग्राम में क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि डायग्राम एग्जाम में, डायग्राम के लिए बहुत बड़ी स्पेस लो आप लोग, थोड़ी सी स्पेस पे ड्रॉ करना। ठीक है, करना क्या है अपने को यहाँ पे, आपको देखना है यहाँ पे लगा देना है आपको एक छोटा सा आयरन रॉड या आयरन का वायर। उसके बाद ये है वायर, और ये वायर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। तो बैटरी का सिंबल ऐसा बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, और ये जो छोटी लाइन से कनेक्ट होकर बैठ जा रहा, वो जा रहा अमीटर के पास, ए अमीटर। उसके बाद छोटा सा पॉइंट लगा के सब ब्रैकेट के अंदर, ये हो गई हमारी की, और इसको अपन कनेक्ट कर देंगे ऊपर इस वायर से। और ये दो एंड्स पे अपन कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर वी लगा देंगे उसको। ये क्या है? ये जो दिख रहा ना अपने को, ये क्या है? ये है आयरन स्पोक, या आयरन का वायर भी बोल सकते हैं अपन। जो जो हम चीज़ा मटेरियल्स में लिखे थे वो सब कुछ यहाँ पे है देखो। एक तो है आयरन स्पोक है, आयरन स्पोक को अपन कनेक्ट करें बैटरी से, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये क्या है? बैटरी। एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, उसको बोलते हैं बैटरी। ये है अमीटर, करंट मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर, यहाँ पे ये आयरन स्पोक के एंड्स पे वायर से लगे हुआ है।
क्या मेजर करता उन्हें? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता, मतलब वोल्टेज को मेजर करता। और ये क्या है? की है, मतलब स्विच है, ऑन ऑफ कर सकते अपन इससे। अब इसी चीज को अपन लिखेंगे, तो इसका जो प्रोसीजर है उसको वन बाय वन लिखेंगे। शॉर्ट में लिखा रहा हूं मैं, आप अच्छी तरीके से इसको प्रैक्टिस करके एग्जाम में लिख ले सकते हैं, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। जैसा मैं डायग्राम बताया, जिस तरीके से मैं एग्जाम में आइडेंटिफाई करना बताया आपको, कि एग्जाम में आपको ओम्स लॉ देखना है, वी बाई आई, या तो एग्जाम में ओम्स लॉ आ सकता है या तो वी बाई आई इज कॉन्स्टेंट आ सकता है। ये दोनों में से एक अगर आ गया तो समझ जाओ यही एक्टिविटी है। इसी में आपको एम लिखना है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड लिखना है, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ करना है, देन इसके बाद प्रोसीजर करना है। और प्रोसीजर मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अपन एक्टिविटी का प्रोसीजर बोल रहे थे ना, तो प्रोसीजर कैसे लिखना है देखेंगे। प्रोसीजर में बहुत इजी शब्द लिखूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले कनेक्ट द सर्क्यूट, कनेक्ट द सर्क्यूट एज शोन इन द फिगर। जिस तरीके से फिगर में बताया गया उस तरीके से कनेक्ट करो सर्किट को। फर्स्ट पॉइंट इज डन। सेकंड, कनेक्ट कनेक्ट द अमीटर। ठीक है, कनेक्ट द अमीटर इन सीरीज एंड द वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को कैसा कनेक्ट करना है? इन पैरेलल। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है। अमीटर को आपको सीरीज में कनेक्ट करना है, वोल्ट मीटर को अपने को पैरेलल में कनेक्ट करना है। थर्ड पॉइंट है यूज यूज वन सेल एंड नोट द रीडिंग। एक सेल लो और यहाँ पे इस जगह पे एक बैटरी लगाओ, फिर जो भी हुआ उसकी इंफॉर्मेशन को एक टेबल में लिख लो। कैसा टेबल? कैसा बोले तो एक टेबल बना लो ऐसा, इसके बाजू नहीं, नेक्स्ट पेज में बनाना था। ठीक है, वी आई, उसके बाद वी बाई आई। मान लो पहले अपन एक बैटरी लिए, उसकी कुछ वैल्यू आई अपने को 1.0 आई समझो। सॉरी, पहले वोल्टेज अपन देख रहे हैं पहले बैटरी लगा के, तो 1.0, और यहाँ पे करंट जो है 0.5 है। इतना क्लियर समझ में आना है इसमें। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, समझ लो वोल्टेज अपने पास 1.0 आया, करंट 0.5 आया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने को आता 2 ओम्स, 2 ओम्स। उसी तरह 2.0 वोल्टेज है, करंट 1 है, डिवाइड करेंगे 2 बाई वी बाई आई करेंगे तो फिर 2 ओम्स। मतलब इस तरीके से जब भी हम वी और आई को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर सेम आता, 2 ओम्स। सब हर बार 2 ओम्स आता। इसका मतलब है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ते जाएगा करंट भी बढ़ते जाएगा। अगर वोल्टेज कम होता तो करंट भी कम होता, तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट भी बढ़ रहा। यहाँ पे एक बैटरी लगाया अपन, 2 बैटरी लगाओ, 3 बैटरी लगाओ, जैसे जैसे अपन पावर सोर्स बढ़ा, मतलब पावर बढ़ाते जाएंगे, तो एमीटर में करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो ये था यूज वन सेल एंड नोट द रीडिंग। एक सेल लगा के रीडिंग लिख लो। उसी तरह इंक्रीज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। पहले एक लगाओ, सेल लगा के देखो, फिर उसी तरह 2, 3, 4, 5 सेल्स लगाओ एंड नोट द रीडिंग, नोट द रीडिंग्स। अब उसके बाद क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैलकुलेट करना है वी बाई आई फॉर ईच रीडिंग। हर बार रीडिंग के लिए जब भी हम वी बाई आई को डिवाइड करेंगे तो क्या हो रहा, तो रिजल्ट क्या आया आपने को वो लिख लेंगे। रिजल्ट में द वैल्यू, जो भी हम वी बाई आई को डिवाइड करें, हमेशा वो एक जैसी रह रही। मतलब इसको अपन एक जैसी रह रही बोले तो नथिंग बट कांस्टेंट रह रही, एक जैसी रह रही, वैल्यू सेम वैल्यू आ रही। देयरफॉर वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं अपन, मतलब एक वैल्यू बढ़ने से दूसरी वैल्यू भी बढ़ना, प्रोपोर्शनल टू आई। इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। प्रिकॉशंस भी दिया ना, प्रिकॉशंस भी दिया एग्जाम में, प्रिकॉशंस भी लिखना है एग्जाम में। प्रिकॉशंस अगर पूछा तो लिखना है। प्रिकॉशंस क्या क्या है? कनेक्शंस कनेक्शंस शुड बी टाइट, कनेक्शन शुड बी टाइट। अमीटर
कहाँ पे रहना, सी कैसे रहना हो, सीरीज में रहना, कनेक्टेड रहना, सीरीज में रहना, और वोल्ट मीटर पैरेलल रहना, इन पैरेलल। ठीक है, तो इतना आपको करना है। और जो रीडिंग्स आने वाले हैं उसके, वो कैसे आने वाले हैं मैं आपको बता दिया। तो एग्जाम में आप नहीं भूलना, एग्जाम में एक्टिविटी के अंदर आपको एम लिखना रहता, उसके बाद मटेरियल्स, ठीक है, एम लिखना रहता, मटेरियल्स, डायग्राम रहता, उसके बाद प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद रिजल्ट। ठीक है, ये सब कुछ आपको क्या करना है, एक्टिविटी जब भी पूछी जाएंगी एग्जाम में, हमेशा हर एक एक्टिविटी को देख के आप उसमें कैसा पहचानना है, सवाल कब कैसा पूछा जाता, उसमें से आपको एक वर्ड या दो वर्ड या तीन वर्ड आइडेंटिफाई करना है। और आपको, जैसे कि मैं आपको बता दिया था, इस एक्टिविटी में आपको ओम्स लॉ आया तो भी क्या करना है भाई, ओम्स लॉ आया तो भी आपको, और वी बाई आई बोलते भी, दोनों भी एक ही एक्टिविटी है, अलग अलग नहीं है। ठीक है ना, चाहे ओम्स लॉ बोलो या वी बाई आई इज कॉन्स्टेंट बोलो, जो एक्टिविटी अभी करें अपन वही करना है आपको। ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। हर एक आंसर को बहुत सिंपल और इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कोशिश करो इसको नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो अच्छी तरीके से, और हम एग्जाम के लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे और अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। ठीक है, जितना भी डर है, जितना भी चीज़ों को लेके सोच है कि एग्जाम कैसा जाएगा, एग्जाम वैसा ही जाएगा आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे। आप जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। अगर आप सिर्फ सोचते रह जाएंगे या वक्त को ज़ाया करते जाएंगे तो एग्जाम आपका किस लेवल पे जाएगा वो आप डिसाइड करेंगे। तो आपकी जितनी मेहनत रहने वाली है उतना ही रिजल्ट आने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंटिन्यूअसली घंटों घंटों आप बात कर रहे हैं, सिर्फ डिस्कस ही कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ वरी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं आप, बट कन्वर्ट यूर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो ऑडियंस ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्या क्वेश्चन है देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियड टेबल जो है ना, उसमें ग्रुप्स और पीरियड्स रहते हैं, राइट। तो यहाँ बात हो रही आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देखे हैं अपन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को हम आउटरमोस्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इस बात को तो हम समझ गए। अब यहाँ पे बोला गया एटॉमिक रेडियस, एक्सप्लेन हाउ एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन एटॉमिक एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। जब एटॉमिक रेडियस की हम बात कर रहे हैं तो अगर आप पीरियड में देखेंगे, पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे मॉडर्न प्रेडिक्टेबल के अंदर, तो हमको देखने को क्या मिलता है बोले तो, एक तो फर्स्ट पॉइंट है जो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस रहता वो क्या होता, डिक्रीज होता। मैं एरो नीचे लगा रहा हूँ, मतलब एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ डिक्रीज और डिक्रीजेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। क्यों डिक्रीज हो रहा, बिकॉज न्यूक्लियर जो चार्ज रहता वो इंक्रीज होता, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा। कौन न्यूक्लियर चार्ज क्या कर रहा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा, और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा। और एक बात है यहाँ पे, एंड पुल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करीब खींच लेता। ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियस में पीरियड्स के साथ क्या मसला था। एटॉमिक रेडियस में पीरियड्स में क्या हो रहा था, ये क्लियर होगी बात। मतलब एटॉमिक रेडियस के कम होने से, डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होता, इंक्रीज होता, एंड पुल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब खींच लेता। वही अगर हम बात करेंगे इन ए ग्रुप, अगर ग्रुप में बात करेंगे अपन, टॉप से बॉटम में, ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, इसमें क्या होता, ग्रुप्स की बात करें ना, इसमें क्या होता, फर्स्ट पॉइंट है जो एटॉमिक रेडियस है, पहले यहाँ पे डिक्रीज हुआ था ना, यहाँ पे क्या होता, इंक्रीज होता, इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद क्यों इंक्रीज हो रहा बोले तो, बिकॉज न्यू न्यू शेल्स आर एडेड, नए शेल्स
ऐड होते हैं, यहाँ पे नए शेल्स ऐड होते हैं इसमें ग्रुप्स में, ठीक है। ओके, ये था हमारा एटॉमिक रेडियस के बारे में, क्लियर। अब नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी, इसकी बात करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी ये क्या होती, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये अपन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं पीरियड के अंदर, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं पीरियोडिक टेबल में, अगर लेफ्ट से राइट देखूं तो क्या गौर करता हूं मैं, आयोनाइजेशन आई लिख रहा हूं मैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, इंक्रीज होती। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, एरो समझ दिखा रहा हूं ना मैं, एरो लिखने का मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ओके, और एक पॉइंट है क्यों इंक्रीज हुई, अब सवाल ये छोड़ा तो अपन लिखेंगे बिकॉज एटॉमिक एटॉमिक साइज डिक्रीज और डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड ऑल्सो वन मोर थिंग इज देयर, और एक भी चीज है वहां पे क्या, न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर नहीं इसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, ठीक है। यह है ATTRACTS, अट्रैक्ट्स, डन। क्या बोला हमें, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन, अगर पीरियड की बात करेंगे, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, इंक्रीज होती। क्यों इंक्रीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बोले तो, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होते रहता, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से और न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के साथ वो स्ट्रांग हो जाता, ठीक है। अब ग्रुप की बात करेंगे, इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप, अगर हम टॉप से बॉटम में जाएंगे, टॉप टू बॉटम, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी को आई लिख रहा हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, डिक्रीज होती, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज हुई बोले तो फिर एक सवाल आता ना, क्यों डिक्रीज होती बोले तो, बिकॉज बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड वन मोर, आउटर इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं, बाहर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बहुत दूर रहते वो, कौन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस, डन। तो आप इसको इजी वे में कैसा याद रख सकते हैं बोले तो, एक ट्रिक बता सकता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप ये आंसर को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। एक तो है आप लिखेंगे साइज के डिक्रीज होने से अक्रॉस पीरियड में, ग्रुप में क्या होता, इंक्रीज होता, ठीक है। वही तो लिखा मैं, साइज में, यहाँ पे लिखा था पॉइंट्स में, वही पॉइंट को लिख रहा हूँ मैं, एटॉमिक रेडियस में क्या हो रहा, साइज, साइज लिखा मैं, एटॉमिक रेडियस मतलब साइज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, यारो क्या बता रहा, डिक्रीज करके बता रहा, पीरियड में क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, ठीक है। और ग्रुप्स में क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, ग्रुप में इंक्रीज हो रहा, देखो आप, एटॉमिक साइज मतलब रेडियस डिक्रीजेस इन पीरियड एंड इंक्रीजेस इन ग्रुप, वही चीज आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या हो रहा, इंक्रीज, पीरियड में इंक्रीज होता, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती और ग्रुप्स में डिक्रीज होती, क्या होती, ग्रुप्स में डिक्रीज होती। ये ट्रिक याद रहे आपको, अब फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको वन बाय वन, फिर आप आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसा पूछता, एक्सप्लेन हाउ एटॉमिक रेडियस एंड आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स बोल के पूछा, मतलब एटॉमिक रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा बदलते, किसमें, ग्रुप्स और पीरियड्स में क्या क्या चेंजेस आते, वो लिख रहे हैं अपन। तो सबसे पहला पॉइंट मैं लिखा था यहाँ पे, सबसे पहला पॉइंट लिखा था मैं एटॉमिक रेडियस के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस है, क्वेश्चन में एटॉमिक रेडियस दिया ना, इसलिए एटॉमिक रेडियस लिखा। उसमें इन ए पीरियड, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे हम तो क्या देख रहे हैं अपन, एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज कम होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता, एटॉमिक रेडियस के डिक्रीज होने से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता एंड पुल्स इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर, इलेक्ट्रॉन्स को बहुत करीब खींच लेता, वो तो कॉमन चीज है, समझ में आ गया ना पीरियड में कैसा होता। वही ग्रुप में देखेंगे अपन, टॉप से बॉटम में एटॉमिक रेडियस क्या होता, इंक्रीज होता, इसका ऑपोजिट, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज न्यू शेल्स आर एडेड, ठीक है। ये था इसमें
एटॉमिक रेडियस में। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में आएंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या बोल रहे हैं अपन, पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती, बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज होता। जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती, उससे क्या होता, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता और न्यूक्लियस जो है था अट्रैक्ट करता इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली। ये पीरियड्स की बात है। ग्रुप्स में क्या होता, अगर टॉप टू बॉटम देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन इज फार फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, ट्रिक ये रही, आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लो कि साइज एटॉमिक रेडियस और साइज के कम कम कहीं पे होता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, पीरियड्स में क्या होता है एटॉमिक रेडियस, मैं पे एटॉमिक रेडियस लिखना था, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, atomic radius decreases in periods and increases in groups. Ionization energy increases in periods and decreases in group. ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे अब इसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रॉ द डायग्राम शोइंग मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट इन ह्यूमन आई एंड एक्सप्लेन इट्स करेक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली है कि क्वेश्चन नंबर 9 या 7 8 9 में से सेक्शन 3 में कैसा भी एक डायग्राम जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है, डायग्राम जरूर आएगा। तो डायग्राम जब आएगा तो डायग्राम को अच्छी तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ड्रॉ द डायग्राम बोला, तो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे इसके लिए। उसके बाद हम इसका करेक्शन भी ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब दो डायग्राम ड्रॉ करना है अपने को, एक प्रॉब्लम हो रही और प्रॉब्लम को ठीक करे। ठीक है, मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसको कैसा करेक्शन करना है, इसका आंसर भी लिखेंगे अपन। ठीक है, ओके। अब मायोपिया में देखो आप, ये है आई बॉल, तो ये है वो आईज का डायरेक्शन, और यहाँ पे है लेंस। पहले रे आ रही है ऐसा आई, दूसरी रे, और एग्जैक्टली सेंटर से एक रे, एग्जैक्टली सेंटर में एक रे। और क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स है, क्या करता उन्हें कन्वर्स कर देता, उन्हें कन्वर्स कर देता। ये गया, ये गया स्ट्रेट, और ये गया ऐसा। इमेज कहाँ बन रही, रेटिना तो यहाँ पे है, ये रेटिना है, इमेज यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन इमेज उससे पहले बन रही। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये मायोपिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मायोपिया की बात कर रहा हूँ। मायोपिया में ये हमारा आई बॉल है, एक रे है, ये भी रे, ये भी रे है, तीन रेस को लिया मैं, यहाँ पे गया, ये कॉन्वेक्स से टकराया, और जो आई लेंस था उसको क्या करा, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे फोकस करा, लेकिन वो रेटिना के ऊपर फॉर्म नहीं कर सक रहा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम होती, रेटिना यहाँ पे होता, इमेज यहाँ बनना, ये जो ये पॉइंट कन्वर्ज हो रहे हैं, एक जगह आके मीट कर रहे हैं, वो यहाँ पे बना था रेटिना पे, तो रेटिना से पहले इमेज बन रही। ठीक है, इमेज यहाँ बन रही लेकिन रेटिना पे नहीं बन रही, रेटिना से पहले बन रही। क्लियर, ओके। अब क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसको ठीक करना है आपने को। ठीक है, इसको ठीक करना है। अब क्या करेंगे, इसको अपन ड्रॉ करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। डायग्राम उतना ठीक नहीं है, लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे इसके साथ। ये है हमारा आई बॉल, और ये है उसका आगे का पार्ट। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे एक बाई कॉनकेव रखेंगे, बाई कॉनकेव। ठीक है, बाई कॉनकेव, मायोपिया में बाई कॉनकेव यूज करेंगे अपन यहाँ पे, इससे अपन इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाई कॉनकेव लेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो क्या होता, पहली रे आ रही, टकराई, यहाँ पे लेंस ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लेंस है, और एक रे भी ड्रॉ ले लेंगे अपन यहाँ पे, दो रेस हो गए, और एक सेंटर से गुजारेंगे, ये सेंटर के। उसके बाद यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे ये गया अंदर, ये रिफ्लेक्ट होके अंदर गया। अभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी अभी, सॉरी, ये और आगे जाएंगे ऐसा, और ये फोकस करेंगे एक पॉइंट पे। देखो आप एक पॉइंट पे इसको फोकस करने लगाएंगे, और जब रेटिना पे इमेज बन सकती, तभी जाके रेटिना पे इमेज बन सकती। ठीक है, तो आप बाई कॉनकेव का इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे मायोपिया को ठीक करने के लिए। डन। तो इसके लिए थोड़े पॉइंट्स अपन लिख लेंगे। तो मायोपिया क्या होता बोले तो, ए पर्सन कैनॉट सी, कैनॉट सी, मैं इसको बोल सकता हूँ डिस्टेंट या तो फार। ठीक है, डिस्टेंट और फार ऑब्जेक्ट्स
क्लियरली। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि दूर के ऑब्जेक्ट्स दिखाई नहीं देते, करीब के ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते। नियर ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली। ठीक है, उसके बाद द इमेज ऑफ ए distant object, far object, is formed in front, बोल रहा हूं मैं, in front of the retina, रेटिना के ठीक आगे बन जाती। इमेज रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के आगे बनती, in front of retina, because it happens because जो आई बॉल है is long, मतलब आई बॉल जो है फैल जाता, या तो लेंस हैज मोर पावर, या लेंस में ज्यादा पावर आ जाता। ये है मायोपिया के पॉइंट्स। अब मायोपिया के पॉइंट्स है तो मायोपिया के इंपॉर्टेंट करेक्शन करने के पॉइंट्स लिखेंगे। मायोपिया करेक्शन नंबर 1, it is corrected by using a concave lens, first point। बहुत ज्यादा लिख दे रहा हूं मैं, बस काफी है, बस इतना, बस और कुछ भी नहीं। मायोपिया करेक्शन मतलब इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉन्केव लेंस। अब नेक्स्ट है हाइपोमेट्रोपिया। आप हाइपोमेट्रोपिया पढ़ लिए, मायोपिया पढ़ लिया अपन। हाइपोमेट्रोपिया में ये आई बॉल, इसका आगे का हिस्सा, तो यहाँ पे क्या होता, जो भी रेस आ रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, देखो आप, रेस आके कहाँ पे इमेज बन रही, एग्जैक्ट रेटिना के पीछे कहाँ पे फॉर्म हो रही, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही। ठीक है ना, इसको बोलते हैं, ये कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। रेटिना पे इधर ये रेटिना के ऊपर फॉर्म होना था यहाँ पे, लेकिन वो रेटिना के आगे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या, रेटिना के पीछे फॉर्म हो रहे हैं। अब जो इमेज यहाँ पे बन रही, इमेज उसको अपन रेटिना पे लाना है। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता, उसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। डायग्राम एग्जैक्टली इसके ठीक सामने बाई कॉन्वेक्स। तो क्या होता, देखो अब क्या होता, इसके वजह से अब ये करेक्शन ठीक हो जाता और एग्जैक्टली जो इमेज है वो रेटिना पे फॉर्म होती। ठीक है, इमेज रेटिना पे फॉर्म होती। इसी चीज को अपने को अब लिखना है, समझना है कि क्या क्या होता, हाइपरमेट्रोपिया के पेशेंट्स को क्या क्या होता। सबसे पहला पॉइंट है, ए पर्सन कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूसरा, द इमेज ऑफ ए नियर ऑब्जेक्ट is formed behind the retina। देखो, रेटिना के बिहाइंड इमेज बन रही थी ना यहाँ पे, इस कंडीशन में इमेज कहाँ पे बन रही थी, रेटिना पे नहीं, रेटिना के पीछे बन रही, बिहाइंड बोलते हैं उसको। और ऐसा क्यों हो रहा था, इट हैपेंस बिकॉज द आई बॉल इज शॉर्ट, छोटा हो जाता आई बॉल, और लेस पावर, तो लेस पावर बोल के लिख सकते अपन। करेक्शन के लिए, करेक्शन कैसे करते हैं अपन, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ। करेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं अपन, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, याद रहे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इससे कंप्लीट कर चुके हैं हम मॉडल पेपर 3। इसको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में कुछ कंफ्यूजन है तो आप अपने स्टडी मटेरियल का रेफरेंस ले सकते हैं, या यूट्यूब पे वीडियोस भी है, वो देख सकते हैं आप। मैं कोशिश करा इसको मैं शॉर्ट और स्वीट और सिंपल वे में समझा सकूं। डायग्राम उतने क्लियर नहीं है, लेकिन आप अपने स्टडी मटेरियल या वर्क बुक या टेक्स्ट बुक से डायग्राम को देख सकते हैं, तो उससे आप आसानी समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।